हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, आई थिंक आपने लास्ट क्लास अच्छे से अटेंड कर लिया होगा। लास्ट क्लास में मैंने बेसिक हिस्ट्रीज बताई थी रिगार्डिंग टू स्कल्प्टर कि मूर्ति का मेन पर्पस क्या होता है मूर्ति बनाने का, प्रागैतिहासिक काल में कब कौन सी मूर्तियाँ मिली, उनके बारे में आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लास्ट वीडियोस देखिएगा जिससे आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो मैंने लास्ट क्लास में बता दी हैं वो मिस करेंगे तो आज की क्लास आप इजीली ग्रैस्प नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इवन जो लास्ट क्लासेस थे वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पर भी। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मिस हो गया है, नहीं मिला है, वो एक बार मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से उनको वीडियो शेयर करूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज मैं डिस्कस करूँगी सब्सट्रैक्टिव एंड एडिटिव स्कल्पचर के बारे में। मैंने लास्ट क्लास में बताया था सब्सट्रैक्टिव मीन्स व्यंकल्पनात्मक, एडिटिव मीन्स योग्यात्मक। एडिटिव का मतलब ही होता है किसी चीज़ को एक ज़ीरो, एक शून्य से उसको ऐड करना। तो सब्सट्रैक्टिव आपको ऑटोमेटिकली से क्लियर हो जाएगा, राइट। मतलब एडिटिव में सामग्री को जोड़ना होता है, जैसे मॉडलिंग में एडिटिव प्रोसेस होता है, कास्टिंग में, असेंबलाज में। बट जो कार्विंग होता है उसमें सब्सट्रैक्टिव पूरा प्रोसेस होगा, क्योंकि एक स्टोन आप लोगे, उसमें ड्राइंग बनाने के बाद अननेगेटिव के पार्ट्स को रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव का जो प्रोसेस होता है वो आपका सब्सट्रैक्टिव में इंक्लूडेड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, सब्सट्रैक्टिव में होता है क्या, उसका डिफिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति बनाते समय सामग्री को सम्मिलित करने की अपेक्षा पत्थर, लकड़ी, हाथी दांत आदि को काटकर हटाने से मूर्ति निर्माण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा पीस ऑफ स्टोन ले लेते हैं, या फिर आइवरी, जिसे हाथी का दांत कहते हैं, उसमें आपने ड्राइंग बनाई। जैसे आइवरी के लिए बड़ा पॉपुलर रहा है, सभी पोर्ट्रेट मुगल एज में बहुत ज़्यादा बनाया गया था। इवन स्टोन्स, वुडन में भी आपने ड्राइंग कर ली, ड्राइंग करने के बाद बाकी के बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, टू द पॉइंट मेन जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस करें। यहाँ पर आपने कुछ जोड़ा नहीं, किसी चीज़ को ऐड नहीं किया। अब देखते हैं एडिटिव प्रोसेस क्या होता है। तो इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। आपने चिकोटी पद्धति में डांस उसमें देखा होगा, मोहनजोदड़ो में चिकोटी पद्धति में मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिला है, मूर्ति। तो मदर गॉडेस की जो मूर्ति है वो क्ले टेराकोटा में चिकोटी पद्धति में बनाई गई थी, जिसका साइज था 22x8x3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एडिटिव में सामग्री को सूर्य के आकार से जोड़ते हैं। मिट्टी, मोम, पीओपी को जोड़कर मूर्तियाँ गढ़ी जाती हैं। सपोज कि ये सारी चीज़ों को ऐड करके स्कल्पचर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक स्कल्पचर रेडी करना है, तो चीज़ों को छोटी छोटी से जोड़ते एक प्रॉपर इतना बड़ा स्कल्पचर बन जाएगा। पहले में क्या हुआ था, चीज़ों को आपने रिमूव किया था। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। पूछ लिया जाता है कि एडिटिव प्रोसेस पहचानिए, सब्सट्रैक्टिव पहचानिए, तो आप पहचान लोगे कि सब्सट्रैक्टिव वो होते हैं जिसमें चीज़ों को ऐड नहीं किया जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट्स को रिमूव किया जाता है, और एडिटिव में चीज़ों को ऐड किया जाता है। एडिटिव नेम से ही पता चल रहा है कि ऐड करना। क्लियर? चलिए फिर देखें, असेंबलाज, कंस्ट्रक्शन इसी के अंतर्गत आते हैं, जिसको कास्टिंग बोलेंगे, ढलाई, मॉडलिंग, कास्टिंग। नेक्स्ट, उत्कीर्णन पद्धति क्या होती है? उत्कीर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं कार्विंग। तो दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एट विच प्रोसेस? सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे भी आप ऐड नहीं कर रहे हो, यहाँ पर रिमूव कर रहे हो। दृश्य कला, लैंडस्केप, अन्य स्वरूपों के तरह ही मूर्ति सृजित करने से पूर्व मूर्तिकार द्वारा परंपरागत रूप से कागज़ के ऊपर रेखांकन बनाया जाता है, जैसे मिट्टी, मोम के छोटे छोटे मॉडल्स रेडी किए जाते हैं। उसके बाद फाइनल स्कल्पचर को कंप्लीट। सिंपल तरीके से यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली इन्फॉर्म करना चाहती हूँ मैकेट होता क्या है बेसिकली। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैकेट एंड मैलेट? ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो मैकेट एक छोटा सा मॉडल होता है, जैसे आप पेंटिंग करते हैं तो छोटा सा लेआउट बनाते हैं, सेम उसी तरह मैकेट से एक छोटा सा एज ए मॉडल बनाया जाता है, इसी को देखकर एक ह्यूज फॉर्म में स्कल्पचर को कंपोज किया जाता है। सेम उसी तरह अब डिस्कस कर लेते हैं कि मैलेट क्या होता है। तो मैलेट जो होता है ये हैमर होता है, हथौड़ा। वो भी किसका हथौड़ा होता है?
ये होता है लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी वुडन हैमर होता है, जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जब लकड़ी का आप मूर्ति बनाएंगे तो इस लकड़ी के हैमर को यूज़ करते हैं फिनिशिंग विनिशिंग देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैकेट तैयार किए जाते हैं जो भावी मूर्ति का लघु रूप होता है, एक छोटा साइज होता है। इन्हीं के आधार पर ही चाहे गए बड़े आकार की मूर्तियाँ सृजित, उनको क्रिएटिविटी में कंपोस्ट करते हैं, राइट। इन्हें मॉडल के थ्रू हम हाथी दांत, पत्थर, लकड़ी से बड़े स्कल्पचर तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेट। मूर्ति बनाने का एक प्रोसेस देखिए, जैसे पेंटिंग बनाने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप पेपर लेते हैं, उसको चारों तरफ से माउंट करते हैं, टेपिंग से माउंट करने के बाद उसको पहले वॉश करते हैं, वाटर कलर करना होता है, तो वॉश करने के बाद देन उस पर कलर अप्लाई करता है, कलर एप्लीकेशन। देन सेम उसी तरह से मूर्तियों में सबसे पहले स्केचिंग करते हैं, देन कार्विंग करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ फिनिशिंग करते हैं। कंपेयर देन पेंटिंग, पेंटिंग में क्या होता है, पहले वॉश कर देते हैं, बहुत लाइट पेंसिल से हल्का सा एक ड्राइंग करते हैं, यहाँ पर प्रॉपरली पहले स्केचिंग कर देते हैं, देन कार्विंग करते हैं, लास्ट में डिटेलिंग करते हैं, एंड आफ्टर ऑल फिनिशिंग कब करेंगे, जब वार्निश वगैरह लगाना होगा। और स्केचिंग किस पे करते हैं, ड्राइंग पेपर पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद छोटा सा मैकेट बनाते हैं, उसी मैकेट के हेल्प से एक ह्यूज स्कल्पचर रेडी किया जाता है। अब देख लेते हैं पत्थर उत्कीर्णन, स्टोन कार्विंग क्या होता है। टूल्स जैसे लोहे के डिफरेंट हैमर्स का यूज़ करते हैं, विभिन्न प्रकार के हथौड़े, टंचियाँ, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, डायमंड पॉइंट्स, रेगमार आदि, जिसे सैंड पेपर कहते हैं। स्टोन पॉलिश, पत्थर की छोटी छोटी बंटियाँ छेनी हथौड़ी को कंपोस्ट करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, चीज़ल का मोस्टली यूज़ किया जाता है कहाँ पर, कार्विंग में। चीज़ल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि चीज़ल का यूज़ कहाँ करते हैं। चीज़ल बेसिकली हैमर ही होता है, इंग्लिश में चीज़ल कहते हैं, वो भी कार्विंग के लिए यूज़ किया जाता है। यह मूर्ति सृजित करने की एक सबसे प्राचीन माध्यम इंक्लूडेड की जाती है। पत्थर से मूर्ति, सबसे पहले पत्थर लेंगे आवश्यकता अनुसार, फिर उसके आकार के पेपर पर स्केच करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब भी आप इस कल्चर को बनाएंगे तो पहले मछली ड्राइंग तो करेंगे, ड्राइंग के बाद उसका छोटा सा मैकेट भी बनाएंगे, फिर उस मैकेट के एज्यूम करते करते उसके आधार पर एक ह्यूज फॉर्म में स्कल्पचर बनाया जाएगा। नो डाउट जो लोग बहुत परफेक्ट हो जाते हैं वो जल्दी लेआउट्स नहीं बनाते हैं। जैसे मुझे पेंटिंग्स करनी होती है तो मैं हमेशा से लेआउट नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी को एजुकेशन देंगे तो उनको बताएंगे ये प्रोसेस होता है। बट जो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, मोस्टली वो लेआउट नहीं बनाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पत्थर लेंगे, आवश्यकता अनुसार आकार के पेपर पर स्केच करेंगे, उसके बाद मोम मिट्टी का ढांचा मॉडल बनाएंगे जिसे मैकेट कहा जाता है। वही सेम प्रोसेस करेंगे, पेपर पर स्केचिंग बनाने के बाद उसी के आधार पे आप छोटू सा मैकेट बनाएंगे, फिर उस मैकेट के आधार पर एक ह्यूज फॉर्म में स्कल्पचर को रेडी करेंगे। मैकेट उसके बाद स्टोन पर स्केच करेंगे। सबसे पहले स्केचिंग करते हैं स्टोन पर, पहले आपने पेपर पर लेआउट बनाया, देन छोटा सा मैकेट बनाया, उसके बाद स्केचिंग किए पेपर पर, फिर मैकेट रेडी करने के बाद स्टोन कार्विंग करेंगे, देन डिटेलिंग एंड आफ्टर ऑल फिनिशिंग। तो काफ़ी आसान सा प्रोसेस है, कुछ मुश्किल है नहीं। सबसे पहले ड्राइंग स्केचिंग किया, कार्विंग किया, टेक्सचरिंग, देन पॉलिशिंग। 2 प्रोसेस मैंने यहाँ पे कंपोज किए ताकि आप इजीली समझ सकें। पत्थरों में अधिकांश मूर्ति रेड सैंडस्टोन में बनती हैं। ग्रेनाइट स्कल्पचर सॉलिड होता है और ये स्थायी होता है। मार्बल का जो स्कल्पचर है वो उसमें बहुत सॉफ्टनेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपेयर किया जाए तो मार्बल के स्कल्पचर, ये मार्बल ज़्यादा से ज़्यादा आपने बर्निनी का वर्क देखा होगा, इवन रिनेसेंस आर्टिस्ट माइकल एंजेलो ने भी इसमें मार्बल में काम किए थे। ग्रेनाइट स्टोन में देखा जाए तो दक्षिण भारत में आपको ज़्यादा ग्रेनाइट स्टोन में काम स्कल्पचर मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। रेड सैंडस्टोन, ये चुनार वाला रेड सैंडस्टोन बड़ा पॉपुलर है मिर्ज़ापुर के पास, तो ये वाला जो है वो हमारे उत्तर भारत का ज़्यादा स्कल्पचर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, लकड़ी उत्कीर्णन। पत्थर की अपेक्षा लकड़ी कोमल होती है, इसलिए इससे मूर्ति बनाते हैं। पत्थर के खंड की तरह ही लकड़ी का जो ठोस लट्ठा होता है उसे लेकर
उसे पत्थर की तरह ही लकड़ी काटने के विभिन्न उपकरणों जैसे मैलेट यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए लकड़ी में मैंने बता दिया था पहले ही आपको, मैलेट और मैकेट में डिफरेंस समझिएगा। मैकेट क्या था, यहाँ पे एक बार रिकॉग्नाइज करा देती हूँ। मैकेट एक छोटा सा लेआउट था एक बड़े मूर्ति बनाने के लिए, वो भी क्ले, स्टोन या फिर हाथी दांत, आप किसी में भी एक मैकेट उसका छोटा सा मिनी पार्ट बना सकते हैं, मिनी स्कल्पचर। उसके बाद यहाँ मैलेट का बताया जा रहा है। लकड़ी के हथौड़ा होता है, आरी, बरनी, कुल्हाड़ी, ड्रिल मशीन, बसौला एवं चौरसी। जिनमें से आपको मोस्टली याद क्या रखना है, ये मैलेट याद रखना है। मैलेट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको लकड़ी का हथौड़ा बोला जाता है, लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए मैलेट पूछ लेते हैं कि मैलेट क्या है। नेक्स्ट, लकड़ी को चाहा गया अच्छे से घिसाई करने के बाद आवश्यकता अनुसार टच वुडन पॉलिश लगाएंगे। उसके बाद क्लियर वार्निश करके मूर्ति तैयार की जाती है, जिसे मेलामाइट टच कहा जाता है। इस पॉलिश को क्या कहा जाता है, मेलामाइट टच। नेक्स्ट, तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले स्केचिंग करेंगे, देन कार्विंग करेंगे, फिनिशिंग एंड आफ्टर ऑल पॉलिशिंग। ओके। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट नोट्स जैसे सफ़ेद फैन, खड़िया, जैसे खड़िया, हाथी दांत, ये सब सेलखड़ी पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है, जिसमें ये बहुत नाजुकपन होता है, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्टनेस होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको खड़िया में इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्कल्पचर्स मिल जाएंगे, सील्स मिल जाएंगे, जो समुद्री फैन से साफ़ किया जाता है। हाथी दांत में आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये मुग़ल एज में ज़्यादा से ज़्यादा शबीह वगैरह पोर्ट्रेट्स बनाए गए थे, तो इनको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और सॉफ्ट होते हैं। मूर्ति गढ़ना, जिसको मॉडलिंग कहा जाता है, ये आपका एडिटिव प्रोसेस हो गया। सब्सट्रैक्टिव आई थिंक क्लियर था ना आपका, जैसे आपने कार्विंग किया, चीज़ों को वहाँ पे जोड़ा नहीं, सिंपल मूर्ति लिए, एक पत्थर लिए, उसमें मूर्ति का ड्राइंग किए और बाकी के अननेसेसरी नेगेटिव पार्ट्स को रिमूव कर दिए। सेम उसी तरह मूर्ति गढ़ना में क्या होता है, मॉडलिंग में एक छोटे से सोने से यहाँ पे जोड़ना है, ये एडिटिव प्रोसेस है, जिसमें लचीली सामग्री को मॉडलिंग में आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मोम, मिट्टी, पीओपी, निर्माण जिप्सम से स्कल्पचर रेडी किया जाता है। संगमरमर, चूना पत्थर से भी बन सकता है। इसके लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज़ करने हैं, क्या क्या उपकरण और सामग्री चाहिए। अच्छी गुणवत्ता की लाल व काली लोचशेल चिकनी मिट्टी, क्ले मॉडलिंग टूल्स, सैंड और स्टूल लेंगे, मतलब क्ले मॉडलिंग के पूरे टूल्स आपके बॉक्स में ही आ जाते हैं, वो आप लेंगे। सैंड लेंगे एवं स्टूल, एक स्टूल लेंगे, एक टेबल लेंगे, बेलन, ये एक टूल्स होता है, बेलन लेंगे, जिसे आटे को मतलब गूँथने के बाद आप इजीली उसको रोल करके अपने शेप में दे सकें। जब ड्रेसेस वगैरह बनाना होगा तो उसको बेलन से पहले रोटी की तरह बना लेंगे, उसमें ड्राइंग करेंगे, उसको उठा करके फिर जो स्कल्पचर का ढांचा आपने रेडी किया है उसमें पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, चाकू का भी नीड होता है, जिसे स्क्रैपर कह सकते हैं। आरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेड, पानी छिड़कने के लिए स्प्रे इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। स्प्रे क्यों यूज़ करेंगे, जब आप छोटे से मूर्ति को जोड़ जोड़ करके एक बड़ा मूर्ति जब बना रहे हैं, किसी भी मूर्ति XYZ, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्प्रे, क्योंकि जब आप स्प्रे मारते रहेंगे तो आपका स्कल्पचर जैसे प्रोसेस में आप कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो सेम उसी फॉर्म में रहेगा। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो ऊपर का पोर्शन क्या होगा, जहाँ पे आपने बना रखा है वो ड्राई होने लगेगा, तो उसमें आप एक्स्ट्रा एंड ऑफ द टाइम डिटेलिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सूती का कपड़ा, कॉटन फैब्रिक को भिगा के भी रखना चाहिए, स्प्रे मारते रहना चाहिए, उसे मतलब उसको रिमूव करके फिर से आपको शेप देना होगा, तो ईजिली आप उस कॉटन फैब्रिक को हटा करके ड्राइंग फिनिशिंग करके फिर स्प्रे मारें। स्प्रे करते करते जब एंड ऑफ द स्कल्पचर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कहीं पर फिनिशिंग देनी होगी, तो इसके लिए बड़ा इजी होता है। और अगर बनाते बनाते आपका ड्राई हो जाएगा तो आप फिनिशिंग कैसे दे पाएंगे, ये मसला हो जाएगा ना। देखिए आर्मेचर क्या होता है, तो आर्मेचर जो होता है वो आर्मेचर बेसिकली वायर, मतलब आप लोहे का आर्मेचर मोस्टली यूज़ किया जाता है। लोहे इन द सेंस लोहे का वायर होता है, उस वायर से पहले ढांचा बनाया जाता है, ढांचा बना लिया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, एक ढांचे के शेप में बोन्स है, हड्डी, तो ये हड्डी से हमारा एक ढांचा कंप्लीट होके ऊपर से मसल्स है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी प्रोसेस करते हैं, पहले वायर से ढांचा बनाते हैं एज लाइक उस शेप में, बनाने के बाद इसके ऊपर क्ले, छोटे छोटे पीस ऑफ क्ले को पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर करके रेडी कर दिया जाता है। मॉडलिंग के भी टू प्रोसेस होते हैं, एक होता है खोखली मूर्ति, एक होता है
मतलब उसमें प्रॉपरली मटेरियल्स को, इंग्रेडिएंट्स को फील करके। हॉलो एंड सॉलिड, तो हॉलो स्कल्पचर क्या होता है, वो हल्की होती है, अंदर से खोखली होती है। आपने बचपन टाइम में देखा होगा फायर्स वगैरह जब मेले लगे होते थे, वहाँ पे छोटे छोटे पैरट्स ये सारी चीज़ें मिलते थे, तो अंदर से क्या होता था, जब झाँक के देखो तो पूरी खोखली होती थी, ऊपर से पूरा कंप्लीट मूर्ति बन के रेडी रहता था। सेम इसको बोलेंगे हॉलो स्कल्पचर। दूसरा जिसमें आर्मेचर का यूज़ करेंगे, ये सॉलिड स्कल्पचर होगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आर्मेचर का यूज़ किस में करते हैं, हॉलो या फिर सॉलिड स्कल्पचर में। तो आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड स्कल्पचर में आर्मेचर का यूज़ किया जाता है, बट हॉलो स्कल्पचर में कभी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली अंदर से खोखली है, तो वो कहाँ आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आर्मेचर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लकड़ी व लोहे का ढांचा मूर्ति के अंदर लगाते हैं। यदि आर्मेचर नहीं होंगे तो मूर्ति चटक जाएगी, लाइक ब्रेक हो जाएगी। वो भी आप अगर सॉलिड स्कल्पचर बना रहे हैं तो जब आपके अंदर बोन्स ही नहीं होंगे तो मसल्स कैसे वो कैरी कर पाएंगे। बस यही चीज़ यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जब तक आर्मेचर नहीं होगा तब तक वो बॉडी हैवी स्कल्पचर जो बना रहे होंगे वो अपने आप को स्टेबल कैसे करेगी, कहीं से टूट टूट के गिरने लगेगी ना, क्योंकि ये तो चिकोटी पद्धति में प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, यदि आर्मेचर नहीं होता तो मूर्ति चटक जाएगी। स्पंज को प्रयोग करते रहें ताकि मूर्तियाँ आपकी बिल्कुल स्टेबल रहें। इस पद्धति में मूर्तिकार अपने हाथों एवं आई थिंक इतने प्रोसेस कंप्लीट अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में ये कहा जा रहा है, इस पद्धति में मूर्तिकार अपने हाथों से उपकरणों के सहयोग से लचीली व सामग्री को मूर्ति का आकार देता है, राइट। यदि इस पद्धति से बड़े आकार की मूर्ति बनानी होती है तो लचीली सामग्री को लकड़ी के सपाट तल के ऊपर लकड़ी की पतली डंडी, लोहे के तार एवं सरिया आदि बनाने वाली मूर्ति के मूल आकार के अनुसार एक ढांचा आर्मेचर तैयार करेंगे। आर्मेचर बनाकर उसके ऊपर मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाएंगे। मतलब ये कहने का पूरा मेन प्रोसेस है कि आप जब भी आर्मेचर बनाए तो आप लोहे की तार यूज़ करें। मोस्टली तो लोहे के तार बेस्ट माना जाता है, अगर वो नहीं है तो लकड़ी की पतली डंडी भी यूज़ कर सकते हैं, इवन सरिया भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्ले, मिट्टी से कैसे स्कल्पचर बनाएंगे। मूर्ति गढ़ना सबसे प्राचीन एवं परंपरागत माध्यम है। सर्वप्रथम बारीक छनी हुई मिट्टी को साफ सुथरा करेंगे, उसे एक टब में भिगो देंगे। जितना ज़्यादा समय तक उसको डीप रखेंगे वाटर में, वो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि वो स्कल्पचर बिल्कुल नाजुक सी, बिल्कुल सॉफ्ट सी बनेगी। कहते नहीं है आटे को पहले से गूँथ लो उसके बाद रोटी बना, तो कितने अच्छे से वो फ्लुएंसी में सर्कल बनता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो स्कल्पचर कितनी नाजुक बनेंगी। इसके बाद इसे टब से निकाल कर आटे की लोई की तरह बना के इसे गूँथ लेंगे अच्छे से। गूँथने के बाद ताकि मिट्टी में हवा ना रहे और वह अधिक ज़्यादा लोचशील ना हो, मतलब वो जो मिट्टी होती है उसमें कहीं से एयर ना हो कि आप मूर्तियाँ बनाए तो वो कहीं से जल्दी जल्दी से फ्लपी ना हो या फिर ब्रेक ना होने लगे, तो वही बात कही जा रही है यहाँ पर। मिट्टी से मुख्यतः दो विधि से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। एक होता है खोखली मूर्ति जिसे हॉलो स्कल्पचर बोलते हैं, दूसरा ठोस मूर्ति सॉलिड स्कल्पचर, राइट। तो हॉलो स्कल्पचर एंड सॉलिड स्कल्पचर में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको शुरू में ही अभी एक्सप्लेन भी किया था। हॉलो जो खोखली मूर्ति होती हैं, अंदर से आप देखोगे तो वो पूरी खोखली होंगी, बस ऊपर ऊपर से पूरा सांचा तैयार होगा। और सॉलिड में यहाँ पर आप आर्मेचर का यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखें कि आर्मेचर का यूज़ कहाँ करना है, सॉलिड स्कल्पचर में करना है। खोखली मूर्ति, इन मूर्ति को इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इसे सूखने में कम समय लगे और वजन भी कम हो और पकाने के दौरान दरारें ना पड़े। नेक्स्ट, सॉलिड स्कल्पचर। तो हॉलो और सॉलिड में डिफरेंस यही था, खोखली मूर्ति में हैवी नहीं होना चाहिए, वो ईजिली टेराकोटा जब उसमें डालेंगे टेम्परेचर में तो पक जाए। टेराकोटा का अगर पूछ लिया जाए कितने टेम्परेचर में पकाया जाता है तो 600 to 900 डिग्री सेल्सियस पर। ठोस मूर्ति देखते हैं। इस विधि से मूर्ति बनाने के लिए आर्मेचर ढांचा का प्रयोग किया जाता है और इसी आर्मेचर पर हाथों से मिट्टी लगाकर मिट्टी के आवश्यकता अनुसार आकार देंगे उस आर्मेचर पर। उसके पश्चात उपकरणों की सहायता से मूर्ति की बारीकियां बनाई जाती हैं, उसमें डिटेलिंग की जाती हैं। इस विधि से बनाई गई मूर्ति का मुख्यतः प्रयोग मूर्ति ढलाई करने के लिए, सांचा तैयार करने के लिए किया जाता है। बेसिकली जो सॉलिड स्कल्पचर्स बनाते हैं वो पता है ढांचा तैयार करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब आप यहीं पे ब्रॉन्ज कास्टिंग करेंगे तो ब्रॉन्ज कास्टिंग में होता क्या है,
ब्रॉन्ज कास्टिंग में सिंपली आप ले लें, पीओपी से आपको कोई स्कल्पचर बनाना है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो सबसे पहले एक मूर्ति बनाएंगे, सॉलिड स्कल्पचर ढांचा तैयार करके उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेयर लगा देंगे। मूर्ति को जो है, मूर्ति का प्रॉपर यहाँ से मतलब मान लीजिए ब्रेन से बीच बीच में एक्सरे शीट फिट करेंगे। क्यों फिट करेंगे? क्योंकि जब आप 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस को डाल रहे हो तो बाद में आप उसको ब्रेक करके निकालोगे, तो निकालोगे जब पूरा ज्वाइन कर दोगे तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना। तो यही कहा जाता है कि अगर आप उसमें एक्स्ट्रा शीट लगा देते हैं, फिर उस मूर्ति को खोल करके क्ले को बाहर निकाल दीजिए तो आपका ढांचा बन के तैयार हो गया। फिर उसी ढांचे में दोनों को जोड़ करके आप फिल कर दीजिए। क्या फिल करेंगे? पीओपी फिल कर देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब जो ढांचा बना है उसमें थोड़ा सा नील कलर डाल दीजिए और पीओपी पूरे ढांचा जो आपका प्रॉपर एक मूर्ति बना रहे वो बिल्कुल वाइट रहने दीजिए, तो आपका ढांचा भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ से आप काफ़ी सारी मूर्तियाँ बना सकते हैं। कितनी मूर्तियाँ बन गई? एक तो आपकी ढांचा वाली मूर्तियाँ बन गई, दूसरी आपकी कौन सी मूर्ति बन गई? दूसरी आपकी ये जो क्ले की जो खोखली मूर्ति थी उसके अंदर क्ले के ऊपर जो आपने पूरा पीओपी डाल रखा था, एक वो वाली मूर्ति बन गई, खोखली मूर्ति बन गई। यहाँ से 2 तरह से मूर्ति बन सकती हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ ठोस मूर्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दोनों मूर्ति में मूर्ति के अंत तक गीला रखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस बता दिया था ना, अगर आप गीला नहीं रखेंगे तो आफ्टर एंड ऑफ द स्कल्पचर आप डिटेलिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और स्प्रे तो कंटिन्यूसली करते रहना। जिन्होंने स्कल्पचर बनाया ये प्रोसेस बड़ी जल्दी उनको समझ आ गया होगा। हम लोगों को भी बीएफए फर्स्ट ईयर में ही छोटी छोटी मूर्तियाँ बनानी सिखाई जाती थी, तो मैम हमेशा कहती थी कि इसे जब वो स्प्रे करते रहिए, इस पर कुछ वो फैब्रिक क्लॉथ डालिए, वो भी कॉटन का फैब्रिक क्लॉथ, की स्प्रे भी कर रहे हैं तो वो क्लॉथ थोड़े टाइम तक गीला रहे तो आपकी मूर्ति स्टेबल रहे, उससे डैमेज होने का कोई चांसेस ना हो। नेक्स्ट, दोनों मूर्ति में मूर्ति के अंत तक गीला रखा जाएगा। स्प्रे से पानी डालते रहेंगे। टेराकोटा का टेम्परेचर होना चाहिए 600 टू 900 डिग्री सेल्सियस। सेरेमिक का टेम्परेचर होना चाहिए 1200 टू 1400 डिग्री सेल्सियस। ब्लू पॉटरी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 600 टू 700 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको अलग अलग भी अभी पढ़ाऊँगी, ये मैंने स्पेशली नोट डाउन कर दिया है कि आप अलग अलग पढ़ने के बाद जब यहाँ पर आपकी नज़र जाए तो आप सारी चीज़ें याद रखें, भूलें ना। नेक्स्ट, जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए फेमस रहा है, जिसके लिए कृपाल सिंह शेखावत बड़े पॉपुलर हैं। यहाँ पे पैरामेट्रिक टूल्स का यूज़ करते हैं टेम्परेचर को चेक करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामेट्रिक टूल्स का प्रयोग कहाँ करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए? ब्लू पॉटरी में। हम जो छोटे छोटे से चीज़ें लिखे हुए हैं ना कहीं कहीं पर, तो आप समझ लें कि वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, इसीलिए मैं अलग अलग से मेंशन करके लिखी हुई हूँ। नेक्स्ट है टेराकोटा। आई थिंक आज की क्लास में आपका बेसिक क्लियर हो गया कि स्कल्पचर कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। फिर से एक बार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। स्कल्पचर बेसिकली मेमोरेबल चीज़ों को स्टेबल करने के लिए बनाते हैं, और जो चीज़ें आपके मेमोरी में चल रही हैं वो भी बना सकते हैं। थर्ड, एक एब्स्ट्रक्शन को एक फॉर्म देते हैं, मतलब अमूर्त को मूर्त की ओर ले जाने के लिए स्कल्पचर बनाई जाती है। उससे आप विजुलाइज कर सकते हैं कि अच्छा इस तरह से भी मूर्तियाँ इमेजिन एब्स्ट्रक्शन फॉर्म में आपके माइंड में चल रहा था, तो उसको आपने एक फॉर्म दे दिया, मूर्त शेप दे दिए। उसके बाद सेकेंडरी आपने क्या पढ़ा? मूर्तियों के कितने डिवाइडेशन होते हैं, और राधा कृष्ण दास के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट कहा गया है कि मूर्तियाँ को डॉल कर, पीट कर, घुमाकर, मूवमेंटेबल फॉर्म में, इस तरह से कैसे भी आप मूर्तियाँ बना सकते हैं। 2 मटेरियल्स का यूज़ मैंने बताया था, एक पदार्थ वाला, दूसरा ब्रॉन्ज वाला। ब्रॉन्ज में आपका तांबा हो गया, कांसा हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद पदार्थ में क्ले, मिट्टी, पीओपी, वैक्स, और इसके साथ साथ हाथी दाँत, ये सारा हो जाएगा पदार्थ में। फिर मूर्तियों की एक हिस्ट्री में मैंने बताई कि सबसे पहले मूर्तियाँ कहाँ से मिली, तो वर्ल्ड में विनस ऑफ विलेंड्राफ पॉपुलर है। उसके बाद दूसरी आपको इंडिया में मिलती है मदर गॉडेस की, जो चिकोटी पद्धति टेराकोटा में बनाई गई। तीसरा, अगर वर्ल्ड में पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे मूर्तिकार हैं, शिल्पी, तो उनका ध्यान रखना है आपको, वो थे इम्होतप, वो भी मिस्र के थे। इम्होतप का आप मेरा PDF देख लीजिएगा इजिप्शियन आर्ट में, उसमें मैंने इम्होतप को भी कंपोज किया है, उनकी मूर्ति को भी। फिर आपने क्या पढ़ा कि मूर्तियाँ कितने प्रोसेस में डिवाइडेशन होती हैं। 2 तरह से बनाई गई हैं, एक होता है सब्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है एडिटिव। अब सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव में क्या डिफरेंस है? तो सब्सट्रैक्टिव में क्या इंक्लूडेड मैंने आपको बताया था, जिसमें आप चीज़ों को जोड़ें ना, रिमूव करें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा मैंने बताया आपको?
कार्विंग। उसके बाद एडिटिव। एडिटिव का कौन कौन सा प्रोसेस होता है, चीज़ों को ऐड करना। ऐड किस में करोगे, असेंबलाज में करेंगे, मॉडलिंग में करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें एडिटिव में आ जाती हैं। उसके बाद मैंने प्रॉपरली 1 बाय 1 करके हॉलो और सॉलिड स्कल्पचर आपको बताएं। हॉलो क्या होता है, जो मूर्तियाँ खोखली होती हैं जिसमें आर्मेचर का आप यूज़ नहीं करते हैं। आर्मेचर भी आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। आर्मेचर मतलब सरिया यूज़ कर लें या फिर लकड़ी की कोई मतलब पीस ऑफ लकड़ी लगा लें। मिट्टी बनाते वक्त एक ढांचा तैयार करना। सबसे बेस्ट माना जाता है वायर, लोहे का वायर। यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कि स्कल्पचर बनाने की जो हिस्ट्रीज़ है, कैनेटिक आर्ट क्या होता है और बेसिक चीज़ें क्या होती हैं स्कल्पचर में। जैसे कैनेटिक आर्ट के लिए इंडिया में शंखु चौधरी और अंकित पटेल बड़े पॉपुलर हैं। अब वर्ल्ड में पूछा जाए फर्स्ट विश्व के कौन कहे जाते हैं तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कैनेटिक आर्ट आई थिंक क्लियर हो गया। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं असेंबलाज आर्ट, स्कल्पचर के इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी होते हैं जिसके लिए वर्ल्ड में तो फेमस रहा ही है इंस्टॉलेशन। इंडिया में किसे कहा जाता है, निकचंद्र सैनी को, और भारत का प्रथम किसे कहा गया, विभुवन सुंदरम को। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री, साथ ही साथ उसके प्रोसेस, आई थिंक ये वाले वीडियोस। अच्छा, एंड ऑफ द वीडियोस आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जिससे एक आइडिया लग जाए कि आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गए हैं। नेक्स्ट मैं टेराकोटा की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगी कि टेराकोटा में बेसिकली किस तरह से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ब्लू पॉटरी में कैसे बनाते हैं, इवन कैसे कैसे प्रोसेस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैसे बनाया जाता है, ओके, सेरेमिक्स में कैसे बनाते हैं, उसका क्या टेम्परेचर होता है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।